दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। पहले तो आप ये समझ लो कि एक्चुअली कसम रावण की है क्या। मेरा नाम क्या है? KRK, कसम रावण की। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं कहता हूं कि कसम रावण की, तो आप समझ लो कि मैं खुद की कसम खा रहा हूं। तो आज की सबसे पहली खबर है आज रिलीज होने वाली 3 फिल्मों के बारे में। ये 3 फिल्में कौन सी है पता है आपको? एक फिल्म है इश्क विश्क 2, दूसरी फिल्म है हमारे 12 और तीसरी फिल्म है JNU। ये तीनों ही फिल्में नॉन स्टार कास्ट फिल्में हैं और छोटे बजट की फिल्में हैं। फिल्म हमारे 12 के साथ तो कब से प्रॉब्लम चल रही है, कितनी बार ये फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन रिलीज टल गई क्योंकि इसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। हालांकि देश में बीजेपी की सरकार है और सेंसर बोर्ड बीजेपी की सरकार के अंडर में ही आता है, लेकिन जो सेंसर बोर्ड के मेंबर थे उनको ये फिल्म पसंद नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये है कि इस फिल्म में शायद ऐसा कुछ दिखाया गया था जो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी फिल्म है इश्क विश्क 2। एक्चुअली शाहिद कपूर की फिल्म थी इश्क विश्क, और इस फिल्म को उसी फिल्म का सिक्वल कहा जा रहा है। जिस तरह शाहिद कपूर और 2 नई लड़कियों को उस फिल्म में लॉन्च किया गया था, ठीक उसी तरह कुछ नए लड़के लड़कियों को इस फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टिप्स ने। तीसरी फिल्म है JNU। इस फिल्म को किसी नए लड़के ने डायरेक्ट किया है, लेकिन इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है वो है गोपाल कांडा, हरियाणा वाला। आप सभी जानते हैं कि गोपाल कांडा एक राजनेता भी है, एक छोटी सी एयरलाइन भी चलाता है, और इसकी वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, इस पर ऐसा इल्जाम लगा था। और उस लड़की की मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती थी, लेकिन भाई साहब गोपाल कांडा तो राजनेता है, तो इंसाफ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी इंडिया में। इंसाफ ऐसा कैसे हो सकता है? तो फाइनली एक दिन उस मां ने भी अपने आप को खत्म कर लिया। उस लड़की का एक भाई भी था जो अपनी मां और बहन के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि भाई गोपाल कांडा तो राजनेता है, तो किसी को कैसे इंसाफ मिल सकता है, गोपाल कांडा को सजा कैसे मिल सकती है वो तो बताओ। और जब वो लड़का थक गया, उसको ये समझ आ गया कि उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, तो उसने भी खुद को खत्म कर लिया। यानी कि एक पूरी फैमिली ने खुद को खत्म कर लिया इस भाई से अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा इस पर इल्जाम लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि गोपाल कांडा बहुत ही कांडी आदमी है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसने किसी फिल्म का निर्माण क्यों किया होगा, किसी फिल्म में पैसे क्यों लगाए होंगे। मैंने ये फिल्म देखी नहीं और देखूंगा भी नहीं, ऐसी छोटी फिल्में मैं देखता नहीं हूं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब इस फिल्म में 10 लड़कियों से कम हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पैसे गोपाल कांडा ने लगाए हैं फिल्म पर। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को मौज मस्ती के लिए बनाया है गोपाल कांडा ने, कांड करने के लिए बनाया है। तो आज सुबह जैसे ये तीनों फिल्में रिलीज हुई भाई साहब, पूरे देश में हंगामा हो गया, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गया। भाई साहब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अपने काम काज छोड़कर थिएटर्स पर पहुंच गई इन फिल्मों को देखने के लिए। हर थिएटर पर पुलिस को बुलाया गया, लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज होने के बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्योंकि हर किसी को इन फिल्मों को देखना ही देखना है। भले ही लोगों का यह कहना है कि भाई जिंदगी में बर्बाद हो जाए, लेकिन इन फिल्मों को जरूर देखेंगे, क्योंकि पब्लिक का ऐसा मानना है कि आगे कभी इतिहास में इतनी बढ़िया फिल्में रिलीज होंगी ही नहीं। ऊपर वाले क्या क्या दिखा रहा है यार। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सुबह के और दोपहर के इन सभी फिल्मों के सभी शोज 100% कैंसिल हो गए हैं, कुत्ता भी देखने नहीं गया किसी फिल्म को। दोस्तों आज की सेकंड खबर है शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी की शादी के बारे में। जिस दिन से शादी का ऐलान हुआ है उस दिन से पूरे मीडिया में शादी छाई हुई है, कोई ना कोई खबर मीडिया दे ही रही है। फाइनली शत्रु जी ने इस शादी के बारे में ऑफिशियली कुछ कहा है। शत्रु जी ने कहा है कि भाई सोनाक्षी मेरी अकेली बेटी है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, और जाहिर सी बात है उसकी शादी में जाऊंगा भी, उसको आशीर्वाद भी दूंगा। अगर घर में थोड़ी बहुत कुछ बात हुई भी होगी इस शादी को लेकर, तो वो हमारे घर के अंदर की बात है, किसी भी बाहर वाले को इस शादी के बारे में कोई भी बात करने की जरूरत ही नहीं है। और शत्रु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फाइनली ये क्लियर हो गया है कि ये शादी 23 जून को होगी, और इस शादी में शत्रु जी का पूरा परिवार शामिल होगा। मेरी तरफ से जहीर और सोना दोनों को ही मुबारकबाद उनकी शादी के लिए। कसम रावण की आज की थर्ड खबर है श्रद्धा कपूर के बारे में। शादियों का मौसम चल रहा है, तो श्रद्धा कपूर ने भी ऑफिशियल कर दिया है कि वो भी शादी
शादी करने वाली है, उसको भी किसी से प्यार हो गया है। उसको प्यार हो गया है राइटर राहुल मोदी से। आप सभी जानते हैं कि मैंने और श्रद्धा ने साथ में फिल्म की थी एक विलन, इसीलिए मैं श्रद्धा को पर्सनली जानता हूं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही स्वीट लड़की है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी हीरोइन को किसी लुक्खे से कभी प्यार नहीं होता। हर एक हीरोइन को मल्टी मिलियनर या बिलियनर से ही प्यार होता है। लेकिन श्रद्धा एक ऐसी लड़की है कि इसको जब भी प्यार होता है किसी लुक्खे से ही होता है। श्रद्धा को पहले एक हीरो से प्यार हो गया था जो उसकी फिल्म आशिकी में था। ये लड़का बॉलीवुड का सबसे क्रेजी इंसान है, एक नंबर का लुक्खा है। लेकिन कमाल देखिए कि श्रद्धा को उससे प्यार हो गया था। इसके बाद श्रद्धा को प्यार हो गया था एक फोटोग्राफर से। बताओ मतलब कौन लड़की फोटोग्राफर से प्यार करती है यार। और बताया जा रहा था कि श्रद्धा उससे शादी करेगी, खैर शादी नहीं हुई। और अब प्यार हो गया है एक राइटर से। राइटर से बताओ, कोई हीरोइन राइटर से भी प्यार करती है क्या भाई। तो श्रद्धा कपूर के इन लव अफेयर्स को जानकर आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि श्रद्धा कपूर दिल की कितनी अच्छी है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितने पैसे हैं या नहीं है। अगर कोई लड़का उसको पसंद आ जाता है तो आ जाता है, बात खत्म। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि शायद एक तरह से बहुत अच्छा भी है। शायद पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी क्योंकि हस्बैंड हमेशा ही हाथ के नीचे रहेगा। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो आगे चलकर कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लुक्खा आदमी है, कभी भी एटीट्यूड दिखा सकता है, और अगर एटीट्यूड दिखाया तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना दोस्तों। आज की फोर्थ खबर है अनिल कपूर साहब झकास के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस साल का ओटीटी बिग बॉस अनिल कपूर साहब होस्ट कर रहे हैं। और उसी बिग बॉस का कोई इवेंट था, वहां अनिल कपूर ने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है कि मुझे नो एंट्री में नहीं लिया गया। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि मुझे वेलकम 3 में नहीं लिया गया। उन दोनों निर्माताओं ने मुझे क्यों नहीं लिया मुझे नहीं पता। जब अनिल कपूर से पूछा गया कि आपने सलमान को रिप्लेस किया है और सलमान और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं तो सलमान आपसे नाराज नहीं होगा, तो अनिल कपूर ने बताया कि कई फिल्मों में सलमान ने मुझे रिप्लेस किया है और कई फिल्मों में मैंने सलमान को रिप्लेस किया है। तो ये बॉलीवुड में चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से नाराज कभी नहीं होंगे। कसम राजस्थान के काले हिरन की आज की 5th खबर है कन्नाडा फिल्मों के सलमान खान दर्शन के बारे में, जो जेल में है एक मर्डर के केस में। लेकिन कमाल यह है कि जैसे जैसे पुलिस तहकीकात कर रही है नई नई चीजें सामने आ रही है। अब पता चला है कि दर्शन के फार्म हाउस पर एक मैनेजर हुआ करता था। उसने दर्शन से 2 CR रुपीज लोन लिया था और वो रिटर्न नहीं किया था, और उसके बाद उस मैनेजर के अचानक मौत हो गई थी। अब जब पुलिस ने उसकी तहकीकात शुरू की तो जो अभी मैनेजर था उस फार्म हाउस पर उसकी भी हत्या हो गई। तो जैसे जैसे पुलिस तहकीकात करती जा रही है वैसे वैसे पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो दर्शन है उसने पहली दफा किसी का मर्डर नहीं कराया, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसा कर चुका है। यानी कि ये एक ऐसा हीरो है जो रियल लाइफ में वाकई ही विलन है। ये एक ऐसा हीरो है जो वाकई ही रियल लाइफ में मर्डरर है। अब आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि अगर उस हीरो को कन्नड़ा फिल्मों का सलमान खान कहा जाता है, यानी कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और वो कई एक मर्डर करा चुका है, तो आप जरा सोचिए कि कितनी खतरनाक बात है ये। एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब दर्शन कानून के हत्थे चढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में अब इस आदमी को जिंदगी भर जेल में रहना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की 6ठी खबर है पेप्सी पन्नू के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये भी शादी कर चुकी है एक टकले और गरीब से इंसान से, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में बनी हुई है। बॉलीवुड में नहीं रहेगी तो घर कहां से चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, जाहिर सी बात है काम तो करना पड़ेगा। अब इस पेप्सी पन्नू ने एक मीडिया वाले से कहा है कि वो प्रीति जिंटा जैसी दिखती है, यही वजह है कि वो आज फिल्मों में है। अरे मैडम जी, आप जवानी में बूढ़ी दिखती हो, आप अपने आप को प्रीति जिंटा से कहां कंपेयर कर रही हो। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। दोस्तों आज की 7th खबर है ऋचा चड्ढा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये भी बहुत बड़ी ड्रामा है, कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। खैर खबर ये है कि ये अब मां बनने वाली है, ठीक उसी तरह जैसे कि दीपिका मां बनने वाली है। यानी कि आज की तारीख में बॉलीवुड में मां बनने का भी सीजन चल रहा है। मेरी तरफ से ऋचा चड्ढा को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि जो इसका हस्बैंड है वो कश्मीर का लड़का है। कश्मीर के जितने भी लड़के बॉलीवुड में आते हैं, बॉलीवुड में आने के बाद उनका
का सबसे पहला काम होता है कि एक किसी हिंदू लड़की से प्यार करे और उससे शादी करे और परमानेंटली मुंबई में सेटल हो जाए। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ये सारे ही कश्मीर के लड़के हिंदू लड़की से ही प्यार क्यों करते हैं, हिंदू लड़की से ही शादी क्यों करते हैं? वो इसलिए कि जब इनकी शादी एक हिंदू लड़की से हो जाती है तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई ये देशभक्त है, उसके बाद इनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जा सकता। और अगर ये किसी हिंदू लड़की से शादी ना करे तो कभी भी कोई इंक्वायरी निकल सकती है, कभी भी सवाल जवाब हो सकते हैं। बात समझ रहे हो दोस्तों? आज की 8वीं खबर है गौतम गंभीर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर दिल्ली से है, तो जाहिर सी बात है फील्ड पर मां बहन करता ही रहता है, गालियां देता ही रहता है, गुस्सा करता ही रहता है। और विराट कोहली भी दिल्ली से है, तो फील्ड पर उसका बिहेवियर भी ठीक वैसा ही है जैसा कि गौतम गंभीर का। और कमाल की बात यह है कि इंडियन टीम का कोच बनने वाला है गंभीर, और गंभीर के अंडर में रहेगा विराट कोहली। और आप सभी जानते हैं कि पहले से ही इन दोनों का रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है। तो अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये दो दिल्ली के गाली गलौज करने वाले लौंडे एक दूसरे के साथ कब तक निभाएंगे। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि विराट कोहली अब टीम में ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। विराट कोहली का पत्ता कटने वाला है, गारंटी है। दोस्तों आज की अगली खबर अक्षय कुमार की एक फिल्म के बारे में है जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है और जिसका आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दिखाया गया है कि अक्षय कुमार बता रहा है कि उसका नाम वीर मात्रे है और वो एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वो ये भी बताता है कि वो गले तक कर्जे में डूबा हुआ है, अगर गलती से भी उसको कहीं से कुछ पैसा आता है तो वो कर्जा चुकाने में चला जाता है। सामने वाली औरत कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम एक नंबर के कंगाल हो। लेकिन अक्षय कहता है कि नहीं, मेरे पास है, आइडिया है बिजनेस का। और आगे दिखाया गया है कि परेश रावल एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो एक बहुत बड़ी एयरलाइंस चलाता है। अक्षय कुमार उससे मिलना चाहता है, उसको अपना आइडिया बताना चाहता है और उसको बताना चाहता है कि वो किस तरह की एयरलाइंस चालू करना चाहता है इंडिया में। लेकिन परेश रावल अपने कामों में बहुत बिजी है और वो अक्षय कुमार को टाइम नहीं देता है। फाइनली अक्षय कुमार की मीटिंग परेश रावल से हो जाती है और अक्षय परेश को बताता है कि मैं एक एयरलाइन चालू करना चाहता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। परेश रावल बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही अक्षय कुमार के मुंह पर मना कर देता है। कहता है कि भाई साहब, इस तरह की एयरलाइंस में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बगल में आकर 2 रुपीज पीपल बैठ जाएं, क्योंकि एक्चुअली अक्षय कुमार इतनी सस्ती एयरलाइंस चालू करना चाहता है जिसमें 2 रुपीज पीपल भी ट्रेवल कर सकते हो। अब अक्षय कुमार के यार दोस्त उससे कहते हैं कि भाई साहब, तुम कहां एयरलाइंस चालू करने के सपने देख रहे हो, तुम अपने गांव जाओ और वहीं जाकर कुछ करो यार, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अक्षय कुमार की जिद है कि मेरी जेब में भले ही 1 रुपया हो, लेकिन एक दिन मैं एयरलाइंस चालू करके ही दिखाऊंगा। लेकिन किसी ना किसी तरह अक्षय अपनी एयरलाइंस चालू कर ही देता है। और फिर कुछ ऐसा भी होता है जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसे बड़े लोग भी आ जाते हैं जो अक्षय कुमार को फंसाना चाहते हैं, अक्षय कुमार को बर्बाद करना चाहते हैं। अब अक्षय का उसकी मां के साथ इमोशनल सीन आता है जहां उसकी मां कहती है कि मेरा बेटा वो है कि जो कहता है वो करके दिखाता है, और फिर अपने बेटे से पूछती है कि बेटा तू करके दिखाएगा ना? और अक्षय कहता है कि हाँ मां, मैं करके दिखाऊंगा। और मां रोते हुए कहती है कि जब तूने कह दिया कि करके दिखाएगा तो तू अब करके दिखाएगा, जा करके दिखा। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें हर वो आदमी अपने आप को देखेगा जो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन आइडिया है। इस ट्रेलर को देखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, ये ट्रेलर में ही दिख चुका है। ये ट्रेलर देखने के बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म है और ये फिल्म बहुत ही चलने वाली फिल्म है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फिल्म को ओपनिंग तो बढ़िया लगनी ही लगनी है, लेकिन ये फिल्म 100 CR का बॉक्स ऑफिस जरूर करेगी। और इस फिल्म के बारे में बाकी बातें इसके रिव्यू में होंगी जब ये फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों प्रभास की फिल्म काल्की को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है और इसकी लेंथ है 3 घंटे 1 मिनट। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म एनिमल की लंबाई थी तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट। तो ये तो बिल्कुल साबित हो गया है कि अगर किसी फिल्म की ज्यादा लंबाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो लेंथ कुछ भी रहने दो, फिल्म हिट ही होगी, जैसे कि एनिमल हुई है। सेंसर ने इस फिल्म में ये भी लिखवाया है कि इसमें जो भी दिखाया जा रहा है वो सब फिक्शन है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सेंसर ने क्लियरली फिल्म में लिखवाया है कि ये कहानी महाभारत होने के 6000 साल बाद की है। इससे
पहले भी ऐसी 2-3 फिल्में आ चुकी हैं, जैसे कि गणपत में भी यही कहानी थी, और हरमन बावेजा की जो सबसे पहली फिल्म थी प्रियंका चोपड़ा के साथ, उसकी कहानी भी यही थी। उस कहानी को भी उस जमाने में दिखाया गया था जब कारें सड़क पर नहीं चल रही हैं बल्कि कारें उड़ रही हैं। वो दोनों ही फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या काल की भी डिसास्टर होगी या काल की कुछ बिजनेस कर लेगी। आज की 10th खबर है पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जो आजकल अमेरिका में रहती है, इंडिया में नहीं रहती। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट खोला था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो इतनी बड़ी स्टार है कि सारी दुनिया उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी और वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, हुआ वो जो रियल है। एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट में खाना खाने कोई क्यों जाएगा? तो अब ये रेस्टोरेंट बंद हो गया है। और अगर आपको याद हो, इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने उस अपने घर को भी किराए पे दे दिया था, जो घर उसने बड़े ही शौक से खरीदा था, और ये कहा था कि अब मैं इस घर में रहा करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो खबरें आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा की माली हालत बहुत खराब है, मेरे ख्याल में वो सही ही है। दोस्तों, आज की 11th खबर है सन्नी देओल साहब के बारे में। गोपीचंद माली नेनी एक साउथ का फिल्म मेकर है। उसने सन्नी देओल को अपनी फिल्म के लिए साइन किया है। जल्दी इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस साउथ के फिल्म मेकर को शायद सन्नी देओल के बारे में सब कुछ सही सही पता नहीं है। तो मैं इस भाई को बताना चाहता हूं कि जिस दिन सन्नी देओल आपकी शूटिंग करने आएगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि सन्नी देओल कौन है। भाई साहब, सन्नी देओल उस आदमी का नाम है कि ना को चने चबा देगा, इतना परेशान करेगा कि हो सकता है आप फिल्म आधे में ही बंद कर दो, कहो कि मुझे ये फिल्म नहीं बनानी है, सन्नी साहब मुझे माफ कर दो। आज की 12th खबर है चर्सी नशेड़ी गंजेड़ी अनुराग कश्यप के बारे में। कश्यप ने अब एक इंटरव्यू दिया है और उसमें जितने भी एक्टर हैं उनकी खूब मां बहन की है। अनुराग ने कहा है कि एक वक्त वो था जब हम फिल्में बनाते थे तो जो मेकअप मैन आता था किसी भी हीरो हीरोइन के साथ, उसको 10 से 15 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में जो मेकअप मैन आता है उसको दिया जाता है 75,000 से 1.5 लाख पर डे। अनुराग ने यह भी बताया कि एक वक्त वो था जब हीरो अपने 2-3 लोगों के साथ शूटिंग करने आया करता था, लेकिन आज एक हीरो शूटिंग करने के लिए आता है कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ, और उन सब को पैसा देना पड़ता है निर्माता को। यही वजह है कि जो फिल्म 5 करोड़ में बननी चाहिए वो आज की तारीख में 50 करोड़ में बन रही है। अनुराग कश्यप ने कहा कि फिल्म मेकिंग को इतना महंगा बनाने वाले हैं कॉर्पोरेट हाउस, और मैं अनुराग के साथ इत्तेफाक रखता हूं। अनुराग कश्यप बिल्कुल सही कह रहा है। जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उसमें जितने भी लड़के हैं वो पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, उन्हें फिल्मों के बारे में कुछ पता है नहीं। उनको सिर्फ एक ही बात पता है कि भाई इंग्लिश बोलते हैं, और जो हीरो हीरोइन है वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो जब ये आपस में बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे सुपीरियर लोग हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ये सभी एक नंबर के चूतियां हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज के स्टाफ हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है कॉर्पोरेट के पैसे उड़ाने का। इनको पता है कि आज एक कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे हैं, हो सकता है 6 महीने काम करे, हो सकता है 1 साल काम करे, फिर निकाल दिए जाएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे होंगे। तो जब तक हैं तब तक पैसे उड़ा लो, जब तक हैं जो माल बना सकते हैं बना लो, बात खत्म। तो जो अनुराग कश्यप ने कहा है वो बिल्कुल सही है कि जो फिल्म 5 करोड़ में बननी चाहिए आज वो 50 करोड़ में बन रही है, और बन रही है सिर्फ और सिर्फ इन कॉर्पोरेट हाउसेज की वजह से। इन एक्टरों को 7वें आसमान पर बैठाने वाले और बॉलीवुड को बर्बाद करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज। अनुराग कश्यप ने यह भी कहा कि आमिर खान और शाहरुख खान की फिल्में बहुत ही सस्ते में बनती है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही अपनी फीस नहीं लेते। जब फिल्म का बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसमें से वो लेते हैं, और बिल्कुल यह बात 100% सही है। दोस्तों, आज की 13th खबर है निर्माता निर्देशक संजय गुप्ता साहब के बारे में। एक जमाना था जब संजय गुप्ता और संजय दत्त बहुत ही पक्के यार हुआ करते थे, फिर बीच में कुछ खटपट हो गई थी, दोनों अलग हो गए थे। अब संजय गुप्ता ने कहा है कि संजय दत्त और संजय गुप्ता ने एक कहानी फाइनल कर ली है जिसको वो दोनों साथ में करने जा रहे हैं। बस जल्दी इस फिल्म का ऑफिशियली ऐलान होगा। मैं इन दोनों को ही एडवांस में बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि इनकी वो फिल्म हिट रहे। दोस्तों, आज की 14th खबर है SRK के बारे में। SRK अब्राम के साथ कहीं जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां मीडिया वालों ने उनको शूट किया। अब SRK का ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर।
बताया जा रहा है कि एसआरके अपने बेटे के साथ लंदन गए हैं और हो भी सकता है क्योंकि जल्दी ही एसआरके की नेक्स्ट फिल्म किंग की शूटिंग लंदन में ही शुरू होने वाली है। दोस्तों आज की 15th खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फिल्म काल्की में अमिताभ बच्चन साहब भी है, दीपिका है, कमल हासन है, प्रभास है, यानी कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है सी अश्विन दत्त। इस फिल्म के प्रमोशन का कोई इवेंट था और वहां अमिताभ बच्चन साहब ने निर्माता के पैर छुए। ये वीडियो देखकर सभी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ही हैं जो आज भी अपने निर्माता को इतनी इज्जत देते हैं कि उनके पैर छूते हैं। इसी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि अश्विन दत्त निर्माता को और क्या चाहिए जब अमिताभ बच्चन साहब ने उसके पैर छू लिए तो सब कुछ मिल गया। और मेरे ख्याल में ये बात सही है। अब काल की चले ना चले, अश्विन दत्त साहब को बहुत भारी इज्जत तो मिल गई है। दोस्तों आज की 16th खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर नवाजुद्दीन के बारे में। अब नवाजुद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज और अनुराग कश्यप दोस्त नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बहुत बड़े चरसी हैं। तो कहीं बैठकर चरस पी रहे होंगे और चरस पीकर दोनों ने झगड़ा कर लिया होगा, एक दूसरे की मां बहन की होगी, दोस्ती खत्म हो गई होगी, बात खत्म और क्या होगा। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज की 17th खबर है आलिया भट्ट की फिल्म जीले जरा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक है फरहान अख्तर। काफी दिनों से फरहान इस फिल्म को बनाना चाहते हैं। इसमें है आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ। तो आलिया ने एक इवेंट में मीडिया वालों को जवाब देते हुए कहा है कि यह फिल्म अभी होल्ड पर है लेकिन यह फिल्म बनेगी जरूर क्योंकि फरहान अख्तर इस फिल्म को बनाना चाहता है एक्चुअली। लेकिन आलिया ने यह नहीं बताया कि यह फिल्म होल्ड पर क्यों है। मैडम जी, यह फिल्म होल्ड पर इसलिए है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म पर 150 करोड़ लगाना नहीं चाहता और फरहान अख्तर इतनी अमाउंट के नीचे इस फिल्म को बना नहीं पा रहा है। फरहान अख्तर भी बेचारा क्या करे, अगर एक एक एक्टर शूटिंग करने के लिए 50 आदमियों के साथ आएगा और फरहान अख्तर को उन 50 आदमियों को पैसे देने हैं तो जाहिर सी बात है 150 करोड़ के नीचे ये फिल्म बन नहीं सकती। दोस्तों आज की 18th खबर है आमिर खान के बेटे जुनैद की नई फिल्म के बारे में। इस फिल्म का अभी तक टाइटल नहीं रखा गया है लेकिन ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। इस फिल्म को ए चंदन डायरेक्ट कर रहा है जिसने आमिर खान की फिल्म सुपरस्टार को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की हीरोइन है श्रीदेवी जी की यंगर डॉटर खुशी कपूर। यानी कि बॉलीवुड में दो और नेपो किड्स को लॉन्च किया जा रहा है, दो और नेपो किड्स को स्टार बनाने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म का मुंबई का शेड्यूल खत्म हो गया है और अब इस फिल्म की शूटिंग चल रही है दिल्ली एनसीआर में। अब जब फिल्म रिलीज होगी तो तभी पता चलेगा कि भाई इन दोनों ने कैसा काम किया है, ये दोनों आने वाले वक्त में स्टार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। दोस्तों आज की 19th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस रिम्मी सेन के बारे में। एक्चुअली रिम्मी सेन उस वक्त हीरोइन हुआ करती थी जब परेश रावल जी जवान हुआ करते थे। ये लड़की बिग बॉस में भी आई थी लेकिन किसी को पता नहीं कि बेचारी बिग बॉस में आई भी थी क्या। इसका कोई दोस्त था रौनक व्यास, उसने इसको कहा कि देखो भाई मैं एलईडी लाइट्स का बिजनेस करता हूं और उसमें करोड़ों रुपए कमाता हूं, तो तुम मुझे फाइनेंस कर दो और मैं तुम्हारे को इतने पैसे कमा के दूंगा, इतने पैसे कमा के दूंगा कि जिंदगी सेट हो जाएगी। इस बेचारी ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए उसको दे दिए। उतने ही पैसे इसके पास होंगे, उससे ज्यादा तो इसके पास वैसे ही नहीं होंगे। और वो भाई इतना बड़ा चैप्टर निकला कि वो इसके पैसे लेकर खा गया, इसको 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अब ये बेचारी पुलिस और कचहरी के धक्के खा रही है अपने पैसे वापस लेने के लिए और पैसे कभी मिलेंगे नहीं। भाई साहब जो लेकर एक बार खा गया ना वो कभी वापस देगा नहीं। दोस्तों आज की 20th खबर है दिल्ली की उस लड़की के बारे में जो ठेली लगाया करती थी, वड़ा पाव बेचा करती थी। अब ये लड़की ओटीटी बिग बॉस में आ रही है तो मेरे ख्याल में ये देखकर और भी ना जाने कितने लड़के लड़कियां यही बिजनेस चालू करेंगे। वो भी ठेली लगाएंगे, वो भी वड़ा पाव बेचेंगे। उनको लगेगा कि भाई किसी ना किसी दिन उनको भी बिग बॉस में ले लिया जाएगा है ना। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की। आज की 21st खबर है सल्लू के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सल्लू की फिल्म सिकंदर की शूटिंग चालू हो गई है। यह फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, सल्लू का कमबैक हो जाएगा। देखो भाई साहब आप लिख करके रख लो, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सल्लू बेचारा कभी स्टार तो था ही नहीं। सल्लू में एक भी गुण नहीं है स्टार होने के। डांस सल्लू को नहीं आता, एक्टिंग सल्लू को नहीं आती, बोलना सल्लू को नहीं आता। एक्चुअली सल्लू एक मॉडल था जो बहुत ही हैंडसम था और खूबसूरत दिखता था। अब नहीं दिखता, उस टाइम दिखता था और उसकी किस्मत में लिखा हुआ था बाय चांस
डांस स्टार बन गया था। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई के हर जिम में सल्लू जैसे हैंडसम कम से कम 50 लड़के होते हैं, लेकिन किसी बेचारे को किसी फिल्म में कहीं साइड में खड़े होने का मौका भी नहीं मिलता। और आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सल्लू बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया है, उसके चेहरे पे बुढ़ापा छा गया है, सही से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। ऐसे में बेचारा क्या करेगा? एक्टिंग उसको आती नहीं, आपको पता है। तो भाई मैं ब्लैंक पेपर पर लिख करके देता हूं, हकीकत यही है कि सल्लू का कमबैक नहीं हो सकता, क्योंकि सल्लू बेचारा एक्टर नहीं है। आप कहोगे भाई शाहरुख खान का भी तो कमबैक हुआ है। शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, शाहरुख खान बहुत ही कमाल का एक्टर है, और आज भी इस उम्र में भी शाहरुख खान की पर्सनालिटी जबरदस्त है। और बस यही वजह है कि शाहरुख खान का कमबैक हो गया है, लेकिन सल्लू का कमबैक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।